मुल्क शाम का बादशाह बेहद बूढ़ा हो चुका था, लेकिन चूंकि उसका कोई लड़का न था, सिर्फ एक लड़की थी और वह तकरीबन नीम पागल सी थी। बस किसी वक्त खुद ब खुद हंसने लगती तो मुसलसल हंसते ही चली जाती और चाहे उसे लाख रोको या मना करो, उसकी हंसी ना रुकती। फिर वह खुद ब खुद ही खामोश हो जाती और अचानक रोने लगती तो कई कई घंटे रोते रहती। इस तरह जब उसे गुस्सा आता तो फिर मुलाजिमों और कनीज की शामत आ जाती। वह कोड़ा उठाकर उन्हें पीटना शुरू कर देती और फिर जब तक वह खुद न थक जाती, कोई उसे कोड़े मारने से ना रोक सकता था। इसी तरह जब उस पर शिकार का दौरा पड़ता तो फिर कई कई महीने जंगलों में शिकार खेलती रहती। इस तरह जब उस पर फयासी का दौरा पड़ता तो वह मुलाजिमों, कनीज़ों और शाही महल के सामने गुजरने वाले हर एक शख्स की इतनी मदद करती कि बेइंतहा गरीब लोग भी रईस बन जाते। बादशाह उसकी इन अजीब व गरीब आदतों की वजह से बेइंतहा परेशान रहता था और मुल्क शाम के लोग उसे पागल शहजादी कहते थे। हालांकि उसका असल नाम चांद था, लेकिन अब वह पागल शहजादी वाला नाम इस तरह लोगों की जुबान पर चढ़ गया था कि शायद उसका असल नाम किसी को याद ही नहीं रहा, क्योंकि बादशाह जानता था कि मुल्क की रियाया एक पागल को अपनी मलका ना बनाएगी। इसलिए बूढ़ा बादशाह सोचता था कि जब वह मर जाएगा तो फिर इस मुल्क का क्या होगा और उसकी पागल शहजादी को कौन पूछेगा। यही सोचकर वह हर वक्त बेहद परेशान रहता। उसने बड़े बड़े हाकिम को बुलाकर शहजादी का इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन सब हकीम यही कहते थे कि शहजादी न ही पागल है और न ही बीमार है, बस उसका जहन अल्लाह ताला ने ऐसा ही बनाया है कि इसके जहन पर जिस चीज़ का जोश सवार हो जाए वह वैसा ही करती है और इसका कोई इलाज नहीं। इसलिए जब बादशाह पागल शहजादी के इलाज से मायूस हो चुका, एक रात वह शहजादी के बारे में सोचते सोचते जब सो गया तो उसने ख्वाब में देखा कि एक अजीबो गरीब आदमी, जिसके गंजे सर के दोनों तरफ बैलों की तरह मुड़े हुए बड़े बड़े सिंग थे और जिसके मुंह से दो बड़े बड़े दांत बाहर को निकले हुए थे, आसमान से नीचे उसके शाही महल की छत पर उतरा। फिर उसने हवा में दोनों हाथ हिलाए तो हर तरफ सुर्खी सी छा गई। यूं लगता था जैसे सुर्ख रंग की आंधी चल रही हो। इंतहाई तेज हवा के झक्कर में से शहजादी की तस्वीर उभरकर सामने आ गई। शहजादी की आंखें आधी बंद थीं और चेहरे पर उसके नकाब था। वह बेहद खूबसूरत लेकिन उदास सी नजर आ रही थी। उसके साथ ही ख्वाब का मंजर बदल गया और उसने देखा कि शहजादी ने आम सा लिबास पहना हुआ है और एक आदमी ने शहजादी के दोनों बाजू पकड़कर उन्हें पीछे से जकड़ रखा है, जबकि एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी हाथ में एक तेज धार खंजर उठाए शहजादी को मारने के लिए तैयार है। यह मंजर देखकर बादशाह के मुंह से बेख्तियार चीख निकली और उसकी आंखें खुल गई। वह घबराकर बिस्तर से उठ बैठा। उसका चेहरा खौफ से भरा हुआ था। उसके चीख पुकार सुनकर बाहर खड़े दरबान जल्दी से अंदर आए। बादशाह सलामत, आपकी यह चीख थी? दरबान ने झुककर इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा। हाँ, हमने एक बुरा ख्वाब देखा है। तुम ऐसा करो, फौरन जाकर शाही नजूमी को बुला लाओ ताकि हम उससे उस ख्वाब की ताबीर पूछ सके। बूढ़े बादशाह ने अपने आप को संभालते हुए कहा और दरबान बादशाह का हुक्म सुनकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। बादशाह बिस्तर से उतरा और उसने अपने शबखाबी के लिबास पर गौन पहना और ख्वाबगाह से निकलकर उस खास कमरे में आ गया जहां वह खास लोगों से मुलाकात किया करता था। फिर जब तक बूढ़ा शाही नजूमी इस कमरे में न आया, बादशाह मुसलसल टहलता रहा। नजूमी कमरे में दाखिल हुआ और बोला, हुक्म सरकार, आपने आधी रात को तलब फरमाया है। शाही नजूमी, मैं परेशान बहुत हूँ। बादशाह ने उससे कहा, शाही नजूमी, हमने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है और हम उस ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं। बादशाह ने कुर्सी पर बैठते हुए बड़े गरजदार लहजे में कहा, कैसा ख्वाब बादशाह सलामत, कुछ इसकी तफसील बताइए। शाही नजूमी ने बादशाह के सामने फर्श पर बैठते हुए पूछा। उसने अपना बस्ता सामने रखकर उसे खोलना शुरू कर दिया और बादशाह ने उसे अपना ख्वाब सुनाना शुरू कर दिया। अभी मालूम हो जाता है बादशाह सलामत की यह ख्वाब सिर्फ ख्वाब था या इसकी कोई ताबीर भी है। शाही नजूमी ने सर हिलाते हुए कहा और एक बस्ते में से बड़ी सी कॉपी निकालकर उस पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। वो मुसलसल लिखता रहा। इस तरह उसने 2 सफ़े न जाने क्या क्या लिखकर भर डाले।
फिर उसने वो कॉपी बंद कर दी और बस्ते में रखकर बस्ता बांधने लगा। क्या हुआ शाही नजूमी, तुमने बताया कुछ नहीं? बादशाह ने हैरत भरे लहजे में कहा। बादशाह सलामत, अगर आप मुझे अपने जान की अमान देंगे तब मैं बताऊंगा। शाही नजूमी कदरे खौफ ज़दा होते हुए बादशाह को जवाब देते हुए कहा, हमने तुम्हें जान की अमान दी। शाही नजूमी बोला, तो सुनिए बादशाह सलामत, आसमान पर जो सिंह वाला आदमी उतरा था और जिसके हाथ हिलाने पर सुर्ख आंधियां चल पड़ी थी, वह एक बहुत बड़ा जादूगर है। उसका नाम शाम जादूगर है। वह बादलों के अंदर रहता है। उसे आम तौर पर सिंह वाला जादूगर कहते हैं। वह बेइंतहा जालिम और मगरूर जादूगर है। आपके शाही महल की छत पे उतरने और फिर सुर्ख आंधी का मतलब यह है कि वह शहजादी से शादी करना चाहता है, लेकिन शहजादी ने उससे शादी से इनकार कर दिया, जिस गुस्से में आकर उसने अपने चेले भेजे ताकि शहजादी को मार डाला जाए। यही ख्वाब की ताबीर है। शहजादी के जान को उन सिंघों वाले जादूगर से बेइंतहा और शदीद खतरा है और यह वाकया किसी भी वक्त पेश आ सकता है। शाही नजूमी ने जवाब दिया। बादशाह ने होंठ चबाते हुए पूछा, क्या शहजादी की जान किसी तरह बचाई जा सकती है? शाही नजूमी बोला, नहीं बादशाह सलामत, अगर शहजादी उस शाम जादूगर से शादी पर रजामंद भी हो जाए तब भी शहजादी की शादी उससे नहीं हो सकती, क्योंकि जादू के देवता ने शाम जादूगर को इजाज़त नहीं देंगे और वह इंतहा गुस्सावर जादूगर है। उसने सारा गुस्सा शहजादी पर उतारना है और उसे फिर भी मार ही डालना है, जबकि अगर शहजादी शादी से इनकार करती है तो फिर उसके चेले आकर शहजादी को मार डालेंगे। शाही नजूमी ने जवाब देते हुए कहा। बादशाह ने इंतहा गुस्सैले लहजे में पूछा, क्या इस सिंह वाले जादूगर को मारा नहीं जा सकता? वह शाही नजूमी बोला, बादशाह सलामत, वह बादलों में रहता है, उस तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, इसलिए उसे मारेगा कौन? फिर वह बहुत बड़ा जादूगर भी है। उसे हलाक करने की कोशिश जो करेगा वो फौरन उसे जलाकर राख कर देगा। शाही नजूमी ने जवाब देते हुए बादशाह से कहा, तुम जा सकते हो। बादशाह ने उससे कहा। शाही नजूमी सलाम करके तेजी से कमरे से बाहर निकल आया। बादशाह और भी ज्यादा परेशानी के आलम में कमरे में टहलने लगा। उसे कोई ऐसी तरकीब समझ में नहीं आ रही थी जिसके जरिए वह शहजादी को सिंघों वाले जादूगर से बचा सके। इसी तरह सोचते और टहलते हुए सुबह हो गई। सुबह होते ही बादशाह ने अस्तबल में अपना शाही घोड़ा मंगवाया और फिर घोड़े पर सवार होकर वे बेइंतहा तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ शहर के मशरिक की तरफ रवाना हुआ। ऊंचे पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगा। दोपहर तक मुसलसल घोड़ा दौड़ाने के बाद वह पहाड़ों तक पहुंच ही गया। वीरान से पहाड़ थे। बादशाह ने घोड़े को वही चट्टान से बांधा और खुद ऊपर एक पहाड़ पर चढ़ने लगा। काफी ऊपर जाकर एक गार के दहाने पर जाकर रुक गया। उस गार के दहाने पे एक बड़ा सा पत्थर मौजूद था, जिसकी वजह से गार का दहाना छुप गया था। पत्थर इतना बड़ा था कि अकेला बादशाह तो क्या 10 आदमी मिलकर भी उसे हिला ना सकते। मेरे दोस्त बहराम, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। बादशाह ने पत्थर के करीब जाकर ऊंची आवाज में कहा। कौन? बादशाह। और बादशाह को क्या जरूरत पड़ गई मुझ दरवेश के पास आने की? गार के अंदर से एक बूढ़ी मगर लड़ज आवाज सुनाई दी। मैं इस वक्त बादशाह की हैसियत से नहीं आया, सिर्फ तुमसे दोस्ती की वजह से आया हूँ, बादशाह ने कहा। तो उसी लम्हे बड़ा सा पत्थर खुद ब खुद खिसक कर एक तरफ हो गया। अब गार के अंदर जाने का रास्ता बन गया था। बादशाह गार के अंदर दाखिल हुआ तो उसने एक बूढ़े को गार के कोने में मुसल्ले पर बैठे हुए देखा। तो तुमने दोस्ती का हवाला दिया था बादशाह, इसलिए मैंने तुम्हें अंदर बुला लिया है, वरना तुम किसी सूरत अंदर ना आ सकते। यहाँ तख्त तो नहीं है, तुम्हें जमीन पर बिछी चटाई पर ही बैठना होगा, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। और बादशाह खामोशी से चटाई पर बैठ गया। बहराम, तुम और मैं बचपन में इकट्ठे खेलते रहे हैं, हम कितने गहरे दोस्त थे। फिर जब मैं बादशाह बना तो मैंने तुम्हें वजीर आजम बना लिया और तुमने मुझे हमेशा इंतहाई अक्लमंदाना मशवरे दिए, लेकिन इसके बाद अचानक तुम्हारा दिल दुनिया से उचाट हो गया और तुम दरवेश बनकर सारी दुनिया को छोड़कर इस गार में आकर इबादत में मसरूफ हो गए। मैंने तुम्हारी कितनी मिन्नतें की कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन तुम ना माने, बल्कि तुमने मुझसे मिलने से भी इनकार कर दिया। लेकिन आज मुझे फिर तुम्हारी ज़रूरत आ पड़ी है। बादशाह ने कहा, क्या मतलब? क्या तुम चाहते हो कि मैं फिर तुम्हारा वजीर आजम बन जाऊं? दरवेश ने इंतहाई गुले लहजे में कहा, नहीं, मुझे मालूम है कि तुम ऐसा कभी ना करोगे।
वजीर आजम तो एक तरफ, तुम्हें अगर अब बादशाह भी बनने के लिए कहा जाए तो तुम इनकार कर दोगे। उस बूढ़े ने सर हिलाते हुए कहा, तुमने दुरुस्त कहा है। बादशाह जो खुशी अल्लाह ताला की याद में मिलती है वह बादशाह या वजीर आजम बनकर भी नहीं मिलती। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बहराम ने हैरान होते हुए कहा, मुझसे ज्यादा तुम्हारी भतीजी और मेरी बेटी चार्ज शहजादी को तुम्हारी जरूरत है। उसकी जान शदीद खतरे में है। बहराम ने कहा, ओह वो कैसे? वो तो बड़ी मासूम सी लड़की है। उसने चौंक कर कहा। और बादशाह ने पहले तो शहजादी की फितरत के मुतालिक उसे बताया और फिर रात को अपने ख्वाब और शाही नजूमी की बताई हुई तमाम तफसील से उसे आगाह किया। तुम्हें शाही नजूमी ने जो कुछ बताया है वह हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है, लेकिन शहजादी मासूम और बेकसूर है, उसे किस बात की सजा मिलेगी? ठहरो, मैं तुम्हें अभी इसका कोई न कोई हल बताता हूँ। दरवेश बहराम ने कहा, फिर आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में चमक लहरा रही थी। दरवेश बहराम ने कहा, बादशाह शहजादी को बचाने का एक ही तरीका है, अगर किसी तरह वो सिंह वाले जादूगर शाम का खात्मा कर दिया जाए। बादशाह ने कहा, मगर कैसे उसका खात्मा किया जाए? वह तो बादलों में रहता है और फिर वह बहुत बड़ा जादूगर है। शाही नजूमी के मुताबिक जो उससे मुकाबला करेगा वो फौरन उसे जलाकर राख कर देगा। हाँ ऐसा ही है, लेकिन इसका एक हल भी है। तुम वापस शाही महल चले जाओ। कल आधी रात के वक्त यह जादूगर तुम्हारे शाही महल की छत पर उतरेगा और फिर पूरे शहर में जोरदार सुर्ख आंधियां चलेंगी। शहजादी जो अपने बिस्तर पर सोई हुई होगी इसी तरह खुद ब खुद उस आंधी की वजह से उठकर ऊपर छत पर पहुंच जाएगी। वहां जादूगर उसे जगाकर उससे शादी की बात करेगा, लेकिन शहजादी को गुस्सा आ जाएगा और वह न सिर्फ इनकार कर देगी बल्कि उस जादूगर को मारने की कोशिश करेगी, जिस पर जादूगर वापस बादलों में चला जाएगा और शहजादी दोबारा अपने बिस्तर पर पहुंच जाएगी और सुबह उठकर यह समझेगी कि उसने कोई डरावना ख्वाब देखा है। लेकिन दूसरे रोज ऐन दोपहर के वक्त उसके कमरे में दो आदमी दाखिल होंगे। यह दोनों सिंह वाले जादूगर शाम के खास मुलाजिम है। तुम दोपहर के वक्त वहां अपने 4 बंदों को छुपाकर खड़े कर देना। उनमें से एक शहजादी को पकड़ेगा और दूसरा उसे खंजर से हलाक करने की कोशिश करेगा। तुम उस वक्त तक पहल ना करना जब तक वह शहजादी को खंजर से मारने के लिए तैयार ना हो जाए। इसके बाद तुम्हारे बहादुर जिनके पास मजबूत जाल होंगे आगे बढ़ेंगे और उन्हें मजबूत जाल में जकड़ लेंगे। लेकिन जाल में जकड़ते ही तुम उन दोनों को अपने शाही बाग के अंदर मौजूद गहरे कुएं में जाल समेत लटका देना। इस तरह वह बेबस हो जाएंगे। शाम जादूगर यह सब कुछ देख रहा होगा। जब उसे पता चलेगा कि उसके खास चेलों के साथ ऐसा हुआ है तो वह गुस्से से चीखता हुआ और फनकारता हुआ खुद शाही बाग में आएगा। उस वक्त शहजादी हाथ में नरगिस का फूल उठाए उसके सामने आएगी। नरगिस के फूल की वजह से शाम जादूगर का शहजादी पर ना ही जादू असर करेगा ना ही कोई उसे नुकसान पहुंचा सकेगा। शहजादी कोशिश करे कि उसके किसी सिंग पर वह फूल दे मारे। जैसे ही नरगिस का फूल शाम जादूगर के सिंग से टकराएगा उसका सिंग टूटकर नीचे गिर जाएगा और शाम जादूगर रोता पीटता वापस बादलों में चला जाएगा, क्योंकि एक सिंग टूटने की वजह से उसका आधा जादू ज़ाय हो जाएगा और उसे अपना जादू पूरा करने के लिए खास इबादत करनी पड़ेगी। फिर उसके चेलों को कुएं से निकालकर आग के अलाव में डाल देना। जैसे ही उन्हें आग के अलाव में डाल दिया जाएगा उनकी चीख पुकार सुनकर शाम जादूगर मजबूरन नीचे उतरेगा। उस वक्त शहजादी उसके दूसरे सिंग पर नरगिस का फूल मार दे तो दूसरा सिंग भी टूट जाएगा और शाम जादूगर का सारा जादू खत्म हो जाएगा। इस पर वह तलवार निकालकर शहजादी को कत्ल करने लगेगा। शहजादी उसका मुकाबला करे और अगर शहजादी जीत गई तो शाम हलाक हो जाएगा। इसके साथ ही शहजादी का दिमाग भी हमेशा के लिए दुरुस्त हो जाएगा। अगर शहजादी हलाक हो गई तो शाम जादूगर के दोनों सिंग उड़कर दोबारा उसके सर पर लग जाएंगे और शाम जादूगर अपने चेलों समेत वापस चला जाएगा। बस यही एक तरीका है, वरना दूसरी सूरत में शहजादी को उसके चेले हलाक कर देंगे। वैसे यह बता दूं कि शहजादी मुकाबले के लिए लोहे का बना हुआ कोई हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। बहराम ने कहा, बादशाह ने कहा, लेकिन अगर शहजादी उस शाम जादूगर का मुकाबला करने पर तैयार ना हुई तो फिर क्या होगा? क्योंकि शहजादी अपनी मर्जी की मालिक है और फिर अगर वह लोहे का हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकती तो फिर वह मुकाबला कैसे करेगी?
बहराम ने कहा, तुम यह तस्बीह ले जाओ और जाकर सोई हुई शहजादी के जिस्म से लगा देना। इस तरह शहजादी को उस जादूगर से इस कदर नफरत हो जाएगी कि वह खुद बखुद उस जादूगर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगी। दरवेश बहराम ने कहा और मुसल्ले के कोने पर खड़ी हुई तस्बीह उठाकर उसने बादशाह को दे दी। बादशाह ने तस्बीह ली और फिर गार से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वह घोड़े पर बैठा दोबारा अपने शाही महल की तरफ उठ चला। वह सोच रहा था कि काश वह जवान होता तो खुद ही उसका शाम जादूगर से मुकाबला करता, लेकिन बूढ़ा हो जाने की वजह से वह तलवार न चला सकता था, इसलिए वह मजबूर था। शाही महल पहुंचने पर रात पड़ गई। उसने जब मालूम कराया तो पता चला कि शहजादी अपनी ख्वाबगाह में सोई हुई है। बादशाह खामोशी से उसकी ख्वाबगाह में पहुंचा। जेब से दरवेश बहराम की दी हुई तस्वीर निकालकर उसने सोई हुई शहजादी के जिस्म से अच्छी तरह लगाई और फिर वापस अपनी ख्वाबगाह में आ गया। आधी रात के वक्त उसने खिड़की से बाहर तेज सुर्ख आंधी चलती हुई देखी। वह समझ गया कि वह शाम जादूगर शाही महल की छत पर उतर आया है। चूंकि दरवेश बहराम ने उसे छत पर जाने के लिए नहीं कहा था, इसलिए वह अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। थोड़ी देर बाद आंधी खत्म हो गई। फिर साए की तेज आवाज के साथ उसने एक इंसान को किसी बड़े परिंदे की तरह उड़कर आसमान पर मौजूद स्याह रंगों की बादलों की तरफ जाते देखा। चूंकि वह इंसान बिजली की तरह चमक रहा था, इसलिए उसे रात के अंधेरे में भी साफ नजर आ रहा था। देखते ही देखते वह उसकी नजरों से गायब हो गया। बादशाह परेशान था कि क्या शहजादी उस जादूगर से मुकाबला भी कर सकेगी, क्योंकि उसने देखा था कि वह आदमी खासे ताकतवर जिस्म का मालिक दिखाई दे रहा था, लेकिन वह क्या कर सकता था। खामोशी से अपने कमरे में टहल रहा था। दूसरे रोज उसने 4 बहादुर सिपाहियों को बुलाया और एक बड़ा और मजबूत जाल भी मंगवा लिया। उसने सिपाहियों को सारी बात समझाकर शहजादी के उस कमरे में पर्दे के पीछे छुपा दिया जिसमें शहजादी दोपहर को जाकर सोती थी, और वह खुद भी एक पर्दे के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। दोपहर से पहले शहजादी अंदर आई और आते ही बिस्तर पर लेट कर सो गई। ऐन दोपहर के वक्त दरवाजा खुला और 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। बादशाह उन्हें देखते ही पहचान गया कि यह शाम जादूगर के चेले हैं, क्योंकि उनकी शक्ल वह पहले ही ख्वाब में देख चुका था। उन दोनों ने अंदर आते ही दरवाजा अंदर से बंद किया। फिर उनमें से एक तेजी से शहजादी की तरफ बढ़ा। उसने शहजादी को जगाया और दूसरे लम्हे उसे जबरदस्ती उठाकर खड़ा हो गया और उसके दोनों बाजू पीछे से कसकर पकड़ लिए। इस तरह शहजादी को उसने जकड़ लिया। शहजादी चूंकि नींद से जबरदस्ती बेदार की गई थी, इसलिए उसके चेहरे पर हैरत के तासुर थे, जैसे उसे समझ में ना आ रहा हो कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसी लम्हे मूंछों वाले ने हाथ में खंजर लिया। फिर एक हाथ उसने शहजादी की तरफ बढ़ाया और दूसरे लम्हे पूरी कुव्वत से खंजर का वार शहजादी की तरफ करने ही वाला था कि उसी एक लख्त पर्दे के पीछे छुपे 4 सिपाही बिजली की सी तेजी से निकले। उन्होंने वाकई इंतहाई फुर्ती से उन दोनों को पकड़कर मजबूत जाल में जकड़ लिया और फिर तेजी से उन्हें जाल समेत घसीटते हुए उस कमरे से निकालकर शाही बाग में लाकर उन्हें जाल समेत कुएं में लटका दिया। बादशाह भी अब पर्दे के पीछे से बाहर निकल आया। यह क्या हुआ है अब्बा हुजूर, यह लोग कौन थे और मुझे क्यों मारना चाहते थे? शहजादी ने हैरत भरे लहजे में बादशाह को देखते हुए पूछा। यह उस सिंह वाले जादूगर के खास चेले थे जो तुमसे शादी करना चाहता था, बुजुर्ग ने समझाया। ओह, तो उसके चेले थे, फिर तो अच्छा हुआ कि उन्हें सिपाही ले गए। मुझे इस सिंह वाले आदमी से शदीद नफरत है। अब वह मुझे कहीं नजर आया तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगी। शहजादी ने गुस्सैल लहजे में कहा। वह अभी अपने चेलों को छुड़ाने के लिए शाही बाग में आएगा। और सुनो शहजादी, अगर तुम उसे कत्ल करना चाहती हो तो पहले उसका एक सिंग तोड़ दो। जब तक उसके सिंग नहीं टूटेंगे वह हलाक नहीं होगा। उसके सिंग पर तुम नरगिस के फूल को दे मारना। बादशाह ने उसे सारी बात समझा दी। शहजादी ने कहा, अच्छा, फूल से क्या वो खौफनाक सिंग टूट जाएगा? तो फिर मैं जरूर उसका सिंग तोड़ दूंगी। शहजादी ने खुश होते हुए कहा और तेजी से दौड़ती हुई कमरे से निकली और शाही बाग में पहुंच गई। उसने नरगिस का एक फूल तोड़कर हाथ में ले लिया। उसी वक्त आसमान से कड़ाके की आवाज सुनाई दी। फिर सिंह वाला शाम जादूगर नीचे उतरा। वह गुस्से से फनकारता और चीखता हुआ, मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगा। तुमने मेरे खास चेलों को कैद कर दिया है। शाम जादूगर ने इंतहाई गुस्सैल लहजे में कहा, लेकिन शहजादी ने कोई जवाब न देने के बजाय उछलकर नरगिस का फूल उसके एक सिंग पर दे मारा। एक जोरदार गरज सी आवाज हुई और शाम जादूगर का वो सिंग जिस पर फूल मारा गया था उखड़ कर नीचे घास पर आ गिरा
اور شام جادوگر چیختا چلاتا ہوا اچھلا، پھر انتہائی تیز رفتار سے واپس بادلوں کی طرف اڑتا ہوا اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ارے واہ، یہ تو ایک ہی سنگ تروا کر بھاگ گیا۔ یہ انتہائی بزدل آدمی ہے، میں تو سمجھی تھی بہادر ہوگا، میرا مقابلہ کرے گا۔ شہزادے نے حیرت سے ادھر ادھر۔ بادشاہ نے ایک طرف الاؤ کا بندوبست کر دیا۔ جیسے ہی شام جادوگر ہوا میں اچھل کر ان کی نظروں سے غائب ہوا، بادشاہ نے حکم دیا کہ الاؤ کو آگ لگا دی جائے، اور سپاہیوں نے کنویں میں لٹکے ہوئے جال کو گھسیٹا جن میں شام جادوگر کے خاص چیلے قید تھے، پھر انہیں جال سمیت اس الاؤ میں ڈال دیا۔ شہزادے نے اس دوران گھاس پر گرنے والا نرگس کا پھول دوبارہ اٹھا لیا، کیونکہ اس پھول سے اس نے سنگ توڑا تھا، اس لیے شہزادی خوشی سے اسے بار بار چومنے لگی۔ جیسے ہی شام جادوگر کے خاص چیلوں کو آگ میں ڈالا گیا، شام جادوگر پہلے سے زیادہ زور سے چیختا اور چلاتا ہوا دوبارہ آسمان سے نیچے اترا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی۔ میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا، تم نے میرا آدھا جادو بھی ختم کر دیا ہے اور میرے خاص چیلوں کو بھی آگ میں ڈال کر ہلاک کر دیا ہے، شام جادوگر غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور ایک طرف کھڑے بادشاہ کی طرف لپکا ہی تھا کہ شہزادے نے اچھل کر نرگس کا پھول اس کے دوسرے سنگ پر مار دیا۔ جیسے ہی پھول سنگ سے ٹکرایا، ایک زوردار آواز ہوئی اور دوسرا سنگ بھی اس کے سر سے اکھڑ کر نیچے آ گرا۔ اب تو وہ غصے کی شدت سے پاگل سا ہو گیا۔ وہ تلوار چلاتا ہوا تیزی سے شہزادی کی طرف لپکا۔ تم مجھ پر تلوار اٹھا رہے ہو، تمہاری یہ جرأت؟ شہزادی کو اچانک غصہ آ گیا، اور پھر اس کا غصہ اس قدر تیزی سے بڑھا کہ اس نے آؤ دیکھا نہ تب اور نیچے پڑا ہوا جادوگر کا سنگ اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ جادوگر کی تلوار شہزادی کے جسم پر پڑتی، اس نے غصے کی شدت کی وجہ سے پوری قوت سے اس سنگ کو اس کے سینے پر مارا۔ سنگ کا نوک والا حصہ جادوگر کے سینے سے ٹکرایا اور دوسرے ہی لمحے جادوگر چیختا ہوا نیچے گرا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار نکل کر دور جا گری، مگر شہزادی کا غصہ چونکہ پورے عروج پر تھا، اس لیے اس نے اس کا دوسرا سنگ اٹھایا۔ پھر وہ گر کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے شام جادوگر پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے سنگ مار مار کر اسے شدید زخمی کر دیا۔ شام جادوگر نے اپنے آپ کو بچانے کی بے حد کوشش کی، لیکن دونوں سنگ ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کا سارا جادو ختم ہو گیا تھا، اس لیے اب وہ عام آدمی کی طرح تھا۔ شہزادی کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، وہ اس وقت واقعی غصے کی شدت سے پاگل نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اس قدر تیزی سے چل رہے تھے جیسے کوئی مشین چل رہی ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جادوگر کو سنگ کی نوک سے مار مار کر جادوگر کو اس قدر زخمی کر دیا کہ شام جادوگر نڈھال ہو گیا۔ اب وہ شہزادی سے معافیا مانگ رہا تھا، گر گرا رہا تھا، رحم کی درخواست کر رہا تھا، لیکن شہزادی کا غصہ اس کی عادت کے مطابق بجائے گھٹنے کے بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے شہزادی نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب تک وہ زخموں سے چور چور ہو کر شام جادوگر مر نہیں گیا، شہزادی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ وہ بری طرح تھک گئی تھی اور وہ ایک طرف گھاس پر بیٹھی ہانپ رہی تھی کہ شام جادوگر کے مرتے ہی ایک زوردار کڑاکا ہوا، پھر آسمان سے جیسے روشنی کی افشار بہتی ہوئی نیچے آتی ہے، اس طرح روشنی کی ایک دھارا نیچے آیا، اور ایک طرف بیٹھی ہوئی شہزادی اس روشنی کی زد میں آ گئی اور پھر چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ شام جادوگر کی لاش دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ بادشاہ جو پہلے شہزادی کی چیخ پر بے حد خوش تھا، شہزادی کو اس طرح بے ہوش ہو جانے پر بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے شہزادی کو ہوش میں لانے کی بے حد کوشش کی، لیکن شہزادی کو ہوش نہ آیا۔ سارے حکیموں نے کوشش کر لی، آخر کار بادشاہ کو درویش بہرام کا خیال آیا۔ وہ ایک بار پھر گھوڑے پر سوار ہو کر اس پہاڑ کی طرف چل پڑا جہاں درویش بہرام رہتا تھا۔ آؤ بادشاہ، اندر آؤ۔ بادشاہ کے غار کے قریب پہنچتے ہی غار کے اندر سے درویش بہرام کی آواز سنائی دی۔ غار کا دہانہ کھلا ہوا تھا، اس لیے وہ بادشاہ اندر چلا گیا۔ درویش بہرام اسی مسلح پر بیٹھا ہوا تھا۔ مبارک ہو بادشاہ، شہزادی نے بے حد بہادری سے کام لیا ہے، کیونکہ شام جادوگر پہ لوہے کا کوئی ہتھیار اثر نہ کر سکتا تھا، اس لیے یہی سب سے بہتر طریقہ تھا کہ اس کے سنگ کی مدد سے اسے اس قدر زخمی کر دیا جائے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ واقعی شہزادی نے ہمت، حوصلے اور بہادری سے کام لیا ہے، ورنہ وہ خود ماری جاتی۔ درویش بہرام مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن درویش بہرام اس جادوگر کے مرتے ہی آسمان سے روشنی کی ایک دھارا آئی اور شہزادی پر پڑی، اور شہزادی بے ہوش ہو گئی اور اب تک اسے ہوش نہیں آیا، حالانکہ سارے حکیموں میں نے کوشش کر لی ہے۔ بادشاہ نے پریشان لہجے میں کہا، او اچھا یہ بات ہے، وہ تسبیح تو تمہارے پاس ہی ہوگی؟ درویش بہرام نے چونک کر پوچھا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں وہ تسبیح میرے پاس ہے، تو اس تسبیح کو شہزادی کے گلے میں پہنا دو۔
शहजादी ना सिर्फ होश में आ जाएगी बल्कि अब उसका जहन भी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, फिर उसकी शादी कर देना। दरवेश बहराम ने मुस्कुराते हुए कहा और उसका शुक्रिया अदा करके वापस आया। उसने शाही महल में पहुंचते ही दरवेश बहराम की तस्वीर अपने खास कमरे की अलमारी से निकाल ली और जाकर उसने शहजादी की गले में डाल दी। शहजादी फौरन ही होश में आ गई और उसके साथ ही उसका पागलपन भी दूर हो गया। उसने रियाया की इतनी खिदमत की कि रियाया उससे खुश हो गई। अब रियाया उसे मलका बनाने पर तैयार हो गई, क्योंकि शहजादी अब पागल ना रही और रियाया अब उसे पागल शहजादी के बजाय चांद शहजादी कहने लगी थी। फिर बादशाह ने हमसाया मुल्क के खूबसूरत और बहादुर शहजादे से शहजादी की शादी कर दी और खुद उसने ताजो तख्त छोड़ दिया और शहजादी मलका बनकर अब मुल्क के शाम पर हुकूमत करने लगी और रियाया अब उसे चांद शहजादी ही कहती थी। शहजादी भी इस खिताब पर बेहद खुश थी, बल्कि वह और भी ज्यादा दिल व जान से रियाया की खिदमत करने लगी और उसका शौहर भी उसी तरह रियाया का हमदर्द और मददगार था। इसलिए पूरे मुल्क में खुशहाली और चैन और सुकून सा फैल गया। मुल्क शाम की रियाया इस कदर खुशहाल हो गई कि वहाँ कोई गरीब न रहा। चांद शहजादी और उसका शौहर दोनों रियाया को खुशहाली देकर बेहद खुश हुए। इस तरह उनकी अपनी जिंदगी भी खुशी और इत्मीनान से बसर करने लगी।